तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर लाइट में और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 14 का पार्ट 2। ठीक है, तो बेसिकली लेक्चर नंबर 14 के पार्ट 1 में हम कन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बहुत ही ज्यादा डेप्थ में और अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और क्योंकि वो लेक्चर बहुत लंबा हो गया था इस कारण मैं सेकेंड लेक्चर लेके आया हूं। ठीक है, सॉरी, लेक्चर 14 का पार्ट 2 लेके आया हूं जिसमें हम कनकेव लेंस का रे डायग्राम डिस्कस कर रहे होंगे। तो कनकेव लेंस का रे डायग्राम बहुत सिंपल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही केसेस होते हैं। ठीक है, अब वो दो ही केसेस क्यों होते हैं, चलो डिस्कस करते हैं कि सिर्फ दो केसेस क्यों होते हैं कनकेव लेंस में। क्या आपको ये कुछ सिमिलर नहीं लग रहा? किसके सिमिलर? कन्वेक्स मिरर के सिमिलर, जैसा आपने पढ़ा था मिरर्स में। कन्वेक्स मिरर में भी आपके सिर्फ दो ही केसेस होते थे, वैसे ही कनकेव लेंस में भी सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस होते हैं। तो ये दोनों कुछ हद तक एनालॉगस हैं। ठीक है, कौन एनालॉगस है? कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे ये आपका है एक कनकेव लेंस। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ये है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, पहला केस क्या लेके चलते हैं हम इसमें कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं इंफिनिटी पे। ठीक है, हम पहले केस में क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कहां? इंफिनिटी पे। तो जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस कर देता हूं तो सारी की सारी रेस जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से निकल रही होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रे भी पैरेलल होगी, 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 और एक रे तो बल्कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी निकलेगी, वो भी पैरेलल होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग निकलेगी वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही ट्रैवल करके चली जाएगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर रे कोई रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी, है ना? क्या आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं बेसिकली कि एक रे ऐसी भी होने वाली है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी निकल के जाएगी और वो कोई रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी, वो सीधी निकल जाएगी बिल्कुल, क्योंकि वो पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब आप लोगों को अगर याद हो तो जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। ठीक है, मतलब वो लाइट रेस को एक दूसरे से दूर भगा रहा होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? कनकेव लेंस का डाइवर्जिंग नेचर। तो ये लाइट रेस आई तो पैरेलल। ठीक है, पैरेलल आने के बाद जैसे ही ये कनकेव लेंस में पड़ी तो ये रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएंगी और कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज होंगी। ये सारी लाइट रेस कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज होंगी कि हमें ऐसा लगेगा कि ये सारी लाइट रेस निकल के कहां से आई हैं? फोकस 1 से आई हैं। ठीक है, और ये सारी रेस कुछ इस प्रकार डाइवर्ज होंगी कि हमें ऐसा लगेगा ये सारी की सारी रेस निकल के आई है कहां से? फोकस 1 से। मतलब बेसिकली ये थोड़ा खराब गंदा सा डायग्राम बन गया, इसको मैं एक बार दोबारा बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस 1, तो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा। ठीक है, हमें क्या यहां पे देख के ऐसा अपीयर हो रहा है? मैंने ये सारी रेज नहीं बनाई, फिर यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बना के दिखाया ताकि आपको क्लैरिटी रहे, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया था, इस कारण मैंने यह दोबारा बना दिया। तो क्या हमें ये देख के कुछ ऐसी फील आ रही है कि हमारी रेस शायद फोकस 1 से ही निकल के आ रही हो? ठीक है, कि हमारी रेस शायद फोकस 1 से निकल के आ रही हो। ठीक है, तो बस यही होता है। पहला केस इसमें क्या होता है कि जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख देता हूं तो मेरे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से सारी रेस पैरेलल निकल के आती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद डाइवर्ज हो जाती हैं और डाइवर्ज होके कुछ इस प्रकार जाती हैं कि मेरी आंखों को ऐसा लगता है कि वो सारी रेस फर्स्ट फोकस से निकल के आई हैं। ठीक है,
और मैं कनकेव मिरर के केस में अपने इसी फोकस को लेके चलता हूं, ठीक है। मैं इस वाले फोकस को नहीं लेता, क्योंकि ये बात मैंने आपको 2 लेक्चर पहले ही बताया था, ठीक है। अगर आपको अच्छे से याद हो तो क्या बताया था मैंने कि कनकेव मिरर के केस में जहां आपका ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ आपका फोकस होता है बेसिकली, या जहां आपकी इंसिडेंट रे होती है, जहां आपकी या जिस तरफ आपकी इंसिडेंट रे होती है उसी तरफ बेसिकली आपका फोकस होता है ना। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो वैसा ही कुछ यहां भी होगा, ठीक है, वैसा ही कुछ यहां भी होगा। मेरा ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो मेरा फोकस भी मैं ये वाला लेके चलूंगा, इसको मैं कुछ नहीं मानूंगा, ठीक है, इसको मैं फोकस नहीं लेके चलूंगा। लेकिन अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भैया आप तो कह रहे हो कि ये वाला फोकस और ये वाला फोकस तो सेम है, लेकिन तब भी आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं ये वाला फोकस लूंगा, अगर मैं इसको ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, है ना। आपके मन में ये सवाल आ सकता है, अगर मैं इसको ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आप तो बोल रहे थे कि ये वाला फोकस और ये वाला फोकस सेम है। तो मैं कहूंगा यार कि साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हम अगले लेक्चर में, ठीक है। जब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे ना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव साइन का चक्कर पड़ जाता है, ठीक है ना। आप जैसे आप मिरर फॉर्मूला लगाते थे 1/v + 1/u = 1/f, वैसा ही आपका एक लेंस फॉर्मूला भी होता है 1/v - 1/u = 1/f। वहां पे जब आप v और u की वैल्यू डालोगे या आप फोकल लेंथ की वैल्यू डालोगे तो आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। इस कारण थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है। अगर मैं ये वाला फोकस ले लूं और ये वाला फोकस मतलब इस वाले फोकस की जगह गलती से ये वाला फोकस ले लूं ना, तो जो मेरा न्यूमेरिक आंसर निकल के आएगा वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वो काफी डिफरेंट होगा, ठीक है, और वो गलत होगा। इस कारण थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा फोकस लेके चलना है। और कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस के केस में आपको याद ही होगा, मैंने बताया था जिस डायरेक्शन से आपकी इंसिडेंट रे निकल के आती है, सॉरी जिस तरफ से आपकी इंसिडेंट रे निकल के आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं लेता हूं फोकल लेंथ या फोकस, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं फोकस या फोकल लेंथ को लेता हूं। ये बातें भी हम पहले कर चुके हैं। तो ये हो गया पहला केस आपका कनकेव मिरर का। अच्छा, अब दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस होता है, दूसरा सेकंड केस कौन सा होता है कि मैं अब अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दूं, ठीक है, इंफिनिटी के बाद में कहीं भी रख दूं। यहां मेरा क्या होगा C1, यहां F1, यहां क्या होगा F2, यहां क्या होगा C2, ये होगा मेरा ऑप्टिकल सेंटर। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दूं इंफिनिटी के बाद, चाहे यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ठीक है, थोड़ा सा बड़े साइज का ले लेता हूं मैं अपने ऑब्जेक्ट को। मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, तो क्या मैं अपने वही दोनों रूल्स फॉलो करूंगा? आपको याद होगा शायद, एक तो मैं अपने एक रे को पास करवाऊंगा ऑप्टिकल सेंटर से, जो बिल्कुल वैसे का वैसा निकल जाएगा। अब दूसरा क्या होगा कि मैं पैरेलल एक रे पास करवाऊंगा पैरेलल, जो कि रिफ्रैक्ट होके मेरी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग जाएगा, ठीक है। ये रूल हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरे पिछले से पिछला लेक्चर देखिए, वहां पे हम खूब अच्छे से डिस्कस कर चुके थे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो आपका कनकेव लेंस होते हैं ना, वो डाइवर्जिंग इन नेचर होते हैं। तो ये लाइट रे आ तो रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग जाएगी, मतलब ऐसे निकल के ऐसे आएगी, फिर ऐसे चली जाएगी दूर, ठीक है। तो कुछ ऐसे दूर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि जो ये मेरी रे है वो कहां से आ रही है, बेसिकली फोकस से ही आ रही है, मुझे ऐसा लगेगा, ठीक है। मुझे ऐसा फील होगा कि जो मेरी ये रिफ्रैक्टेड रे है ये मेरी फर्स्ट फोकस से ही निकल के आई है, ठीक है। जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है ये फर्स्ट फोकस से ही निकल के आ रही है। इस कारण मैं अपनी इस रे को पीछे बैक ट्रैक करता हूं। जब मैं बैक ट्रैक करता हूं तो मैं पाता हूं कि मेरी ये वाली लाइन और जो ये वाली लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहां पे मेरी बन जाती है इमेज, ठीक है, यहां पे मेरी बन जाती है इमेज। और जो ये इमेज होती है, ये इमेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
मतलब बेसिकली बोले तो डिमिनिश्ड इन नेचर होती है ये इमेज, डिमिनिश्ड होती है। और क्या होता है, एक तो ये इरेक्ट होती है, ठीक है, इरेक्ट होती है मतलब सीधी होती है, उल्टी नहीं होती। इरेक्ट का मतलब ही क्या होता है, सीधा, ठीक है। और एक क्या होता है, ये वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज क्यों, क्योंकि जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रही है, ठीक है। जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रही है। इस कारण जो मेरी इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल इन नेचर होगा, ठीक है। इमेज हमारी वर्चुअल इन नेचर होगी। तो अच्छा, अब आप लोगों का यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है शायद, और वो क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा कि भैया कन्वेक्स लेंस में तो ऐसा होता था कि हम पहले इन्फिनिटी से लेके आते थे, इन्फिनिटी से लेके आए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फर्स्ट फोकस के बीच में रखा, फिर फोकस पे लेके आए, फिर यहाँ लेके आए। तो वैसा कुछ हम यहां नहीं कर सकते क्या? तो वैसा कुछ हम कनकेव लेंस के केस में नहीं कर सकते क्या, कि पहले अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख रहे हैं, फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे ला रहे हैं, फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फर्स्ट फोकस के बीच में रख रहे हैं, फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं। क्या हम यहां नहीं कर सकते? तो मैं कहूंगा यार करके देख लो भाई, देखो करके, चलो देखते हैं, मैं भी देखता हूं आपके साथ क्या होता है। चलो देख लेंगे एक बार, ये डाउट भी क्लियर कर ही लेते हैं एक बार, जिससे सब मामला साफ रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में, है ना। जब कंफ्यूजन नहीं रहेगी तो खुल के खेलेंगे हम, बिल्कुल खुला खेलेंगे, बिल्कुल साफ पिच, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे होता है ना कि कई पिच इतनी खतरनाक होती हैं इंडिया की कि उनमें एक बार जो है बॉल एकदम से टर्न हो जाती है, ठीक है, बॉल ऐसे पड़ी और पड़ के ऐसे टर्न हो गई एकदम से। तो बैट्समैन के मन में अब बैट्समैन अपना माइंडसेट बना लेता है कि अब हर बार बॉल टर्न होगी, ठीक है, हर बार बॉल ऐसे पड़ के ऐसे ही जाएगी। लेकिन बीच में क्या हो जाता है कि बॉल घूमने की वजह सीधी रह जाती है। अच्छा, अब जब बॉल घूमने की वजह सीधी रह जाती है तो भाई बैट्समैन या तो बोल्ड हो जाता है, या तो स्लिप पे कैच आउट हो जाता है, ठीक है, या तो शॉर्ट मिड विकेट पे कैच दे देता है, या एलबीडब्ल्यू हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। उसको ऐसा लग रहा होता है कि बॉल जो है वो टर्न होने वाली है, तो वो खेलता है टर्न के लिए, पर बॉल रह जाती सीधी। तो कई बार सीधी बॉल बहुत खतरनाक होती है एज कंपेयर टू ए टर्न बॉल, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, इसीलिए हम अपना डाउट क्लियर कर ही लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं अपने ऑब्जेक्ट को रखता हूं कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फर्स्ट फोकस के बीच में। ये मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रखा। अब क्या होगा, ठीक है, पहला रूल ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, दूसरा कुछ इस प्रकार लगे कि फर्स्ट फोकस से ही आ रहा है। देखो दोबारा इमेज सेम छोटी बनी। अब दोबारा एक और केस लेते हैं, इस बार मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं, और कहां रखता हूं, फोकस पे। पहली बार तो बिल्कुल ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है मेरी लाइट रे, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन में बनाते हैं ऐसे, ठीक है। और सेकेंड रूल क्या कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओ तो बिना डेविएट करे। देखो दोबारा यहाँ पे छोटी इमेज बन रही है। मतलब आप कुछ भी कर लो, आप अपने ऑब्जेक्ट को यहां भी रखोगे फर्स्ट फोकस पे तो भी आपकी इमेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है, तो भी आपकी इमेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को यहां रख लेते हो तो भी आपकी जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और अगर आप हर बार देखोगे ना, हर बार आपकी इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी, ठीक है। हर बार आपकी जो इमेज है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये कनकेव लेंस है, ठीक है, ये आपका क्या है f1, ये क्या है आपका C1। आपने अपना ऑब्जेक्ट को यहां रखा तब भी आपकी इमेज यही बनेगी, ठीक है। आपने अपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा तब भी इमेज ये फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। आपने अपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा तब भी इमेज यही बनेगी, यहां रखा तब भी यही बनेगी, यहां रखोगे तब भी यही बनेगी, कहीं भी रख लो पूरे, आपकी इमेज हर बार
फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बन रही होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि कनकेव मिरर के केस में सिर्फ 2 ही केसेस पॉसिबल है। अच्छा, और ये सिर्फ मेरे बोलने चलने की बात नहीं है कि बस बोल दिया कुछ भी हवा में। ऐसा एक्सपेरिमेंट करा गया है भाई, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी शिफ्ट कर लें, हमारी इमेज की पोजीशन शिफ्ट नहीं होती इन केस ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है, ये कोई बस बोलने वाली बात नहीं कि हवा में ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। एक्सपेरिमेंटली सब डिटरमाइन कर लिया गया ये पहले ही, और ये तभी तो बुक लिखी गई है। साइंस ऐसे ही थोड़ी ना होती है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे डिटरमाइन करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तब जाके आप किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच पाते हो। ठीक है, तो चलो बाकी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।